नमस्कार दोस्तों, आज का अपना ये इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर अपन ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। और इस लॉकडाउन में क्लास नहीं लग पा रही है तो अपन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही अपन आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रीशियन का ये अपना चैप्टर है विद्युतीय पदार्थ एवं केबल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड केबल, ये अपना चैप्टर रहेगा। तो इस चैप्टर में अपन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से अपन इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर अपन कोई दूसरा और लेंगे। तो इसमें अपन विद्युतीय पदार्थ एवं केबल्स, इसके बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और आपको एक एक करके पार्ट बाय पार्ट से आप नोट्स बनाते जाना। जैसे कि ये अपना विद्युतीय पदार्थ एवं केबल है तो इसका ये चैप्टर नाम डाल देना, जो भी चैप्टर है चैप्टर 3 नाम डाल देना इसको, और नोट्स बनाते जाना व्यवस्थित तरीके से। तो आज अपन इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट 2 में अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे, फिर पार्ट 3 पर आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से चैप्टर को अपन ख़त्म करेंगे। तो इसमें पढ़ते हैं अपन विद्युतीय पदार्थ एवं केबल। तो विद्युतीय पदार्थ एवं केबल्स में विद्युतीय पदार्थ क्या होता है उस चीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो विद्युतीय इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ को विद्युतीय पदार्थ कहते हैं। विद्युतीय इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों को विद्युतीय पदार्थ कहते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ विद्युतीय पदार्थ होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन टॉपिक डालते हैं चालक। चालक क्या होता है? कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर हेडिंग डालते हैं, कंडक्टर यानी कि चालक। पहले तो चालक से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद में फिर कुचालक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अर्धचालक पढ़ेंगे। मतलब कंडक्टर पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे, फिर इंसुलेटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं इसमें कंडक्टर मतलब चालक। चालक क्या होता है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। चालक, चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर हेडिंग डालते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से होने देते हैं चालक कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को प्रवाह कर देते हैं वो चालक कहलाते हैं। अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को प्रवाह कर देते हैं? तो उन पदार्थों के अपन नाम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो कंडक्टर वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से होने देते हैं वो चालक कहलाते हैं। वैसे भी आपने विद्युत में पढ़ा हुआ कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसी तरीके से चालक की जो डेफिनेशन देखी जाए तो वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से होने देते हैं चालक कहलाते हैं। तो इसमें लिख लो, वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता मतलब आसानी से
से होने देते हैं चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। तो आगे भी बात समझ में कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होने देते हैं चालक कहलाते हैं। अब चालक में कुछ गुण होते हैं। चालक के में निम्न गुण होना चाहिए। कुछ क्वालिटी भी होती है चालक की, मतलब इसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो वो चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि चालक में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो चालकों में निम्न गुण होते हैं। चालकों में कैसे गुण होते हैं? निम्न गुण होते हैं। और निम्न गुण कौन कौन से होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। यहाँ से चालक में निम्न गुण होते हैं। चालक में कुछ गुण होते हैं, वो निम्न गुण होते हैं। एक तो चालकों का प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। चालकों का प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत कम होता है। प्रतिरोध कम हुआ तभी तो धारा बहेगी। तो चालकों का एक गुण तो पहला ही होगा, चालकों का प्रतिरोध बहुत कम होता है। चालकों का प्रतिरोध बहुत कम होता है। चालकों का प्रतिरोध बहुत कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो अपन चालक पढ़ रहे हैं, चालकों का प्रतिरोध बहुत कम होता है। चालकों का प्रतिरोध कम होगा तभी तो धारा बहेगी। तो चालकों का प्रतिरोध बहुत कम होता है। और दूसरी चीज, चालकों की कंडक्टिविटी अच्छी होना चाहिए। मतलब चालक की जो सुचालकता है, धारा वहन करने की क्षमता, वो अच्छी होना चाहिए। यानी कि चालकों की सुचालकता मतलब धारा वहन करने की क्षमता, धारा बहाने की क्षमता। चालकों की सुचालकता बहुत अधिक होना चाहिए, बहुत अधिक होती है, अधिक होती है। और चालकों की प्रतिरोधकता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चालक की प्रतिरोधकता कितने ओम सेंटीमीटर के क्षेत्र में होनी चाहिए। तो चालकों की जो प्रतिरोधकता है वो 10 की घात -12 ओम सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। प्रतिरोधकता मतलब जो धारा रुकावट करने की क्षमता। चालकों की प्रतिरोधकता 10 की घात -12 ओम, ऐसे लिख देता हूँ, ओम सेंटीमीटर। चालकों की प्रतिरोधकता 10 की घात -12 ओम सेंटीमीटर के क्षेत्र में होती है, के क्षेत्र में होती है। तो ये चीज है, इसके बारे में बनने पड़ा। तो पार्ट 1 में है क्या है कि अपन कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से होने देते हैं चालक कहलाते हैं। और चालकों में निम्न गुण होना चाहिए। वो कौन से गुण हैं जो चालक के अंदर होना चाहिए? चालकों का प्रतिरोध बहुत कम
होना चाहिए, होता है। चालकों की सुचालकता बहुत अधिक होती है। चालकों की प्रतिरोधकता 10 की घात -12 ओम सेंटीमीटर के क्षेत्र में होती है। अब ये हो गया, तो इसके आप एक व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाते जाना चैप्टर वाइज चैप्टर। ये अपना विद्युतीय पदार्थ एवं केबल जो चैप्टर चल रहा है, तो इसमें आप पार्ट 1 ये अपलोड किया है, तो अपलोड करेंगे तो पार्ट 1 में आप इसको नोट्स बताते जाना। फिर अपन इसका पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2 में अपन इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो अब बात करते हैं कि अच्छे चालक की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड कंडक्टर। अच्छे चालक की विशेषताएं, प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर। तो अच्छे चालक की विशेषताएं क्या होती हैं, उस चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। अच्छे चालक की विशेषताएं, यहां से अच्छे चालक की विशेषताएं, अच्छे चालक की विशेषताएं, अच्छे चालक की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विशेषताएं, तो प्रॉपर्टीज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर्स, या गुड कंडक्टर ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर, अच्छे चालक की विशेषताएं। तो अच्छे चालक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं कि अच्छे चालक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो चालक की जो प्रतिरोधकता है, जो धारा रोकने की वो क्षमता होती है, उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम एवं चालकता बहुत अधिक होनी चाहिए। एक विशेषता तो ये एक यही होनी चाहिए कि चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम एवं चालकता बहुत अधिक होना चाहिए। प्रतिरोधकता कम होगी तो धारा के मार्ग में उतनी ही कम रुकावट होगी, और धारा के मार्ग में रुकावट कम होगी तो चालकता, धारा उसके अंदर से अच्छी चली जाएगी, फ्लो हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा इसका कि चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम एवं सुचालकता बहुत अधिक होना चाहिए। ये चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम एवं सुचालकता बहुत अधिक होनी चाहिए। भाई प्रतिरोधकता कम होगी तो धारा के मार्ग में उतनी ही रुकावट कम होगी ना, तो सुचालकता अच्छी होगी इसकी। सुचालकता मतलब फ्लो, धारा करंट जो है अच्छा जाएगा।
और दूसरा है कि चालक ऐसा होना चाहिए कि जिसके जोड़ एवं सोल्डरिंग आसानी से किया जा सके। मतलब दो चालक तार हैं तो अपन उनको आसानी से जोड़ सके। जैसे ये दो चालक हैं, मान लो ये अपना कॉपर का तार है, तो अपन इसके जॉइंट आसानी से हो जाना चाहिए। और अपन कहीं उसका सोल्डरिंग कर रहे हैं, मतलब जो टाका वगैरह लगाया तो सोल्डरिंग उसकी आसानी से हो सके। तो यहाँ से चालक ऐसा हो कि इनके जोड़ों की सोल्डरिंग आसानी से की जा सके। मतलब जो चालक हैं, तो दो चालकों को अपन जोड़ रहे हैं तो सोल्डरिंग के माध्यम से तो जोड़ेंगे ही। तो चालक ऐसा हो कि इनके जोड़े की जो सोल्डरिंग है वो आसानी से की जा सके। ऐसा ना हो कि अपना चालक बहुत वैसा है, कठोर है, तो अपन उसको सोल्डरिंग करने में भी दिक्कत है। तो चालक ऐसा होना चाहिए कि उसकी अपन सोल्डरिंग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं चालकों को, तो वो आसानी से जोड़ सकें। और तीसरा जो है, चालक तार खींचने योग्य होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अपन उसको खींचा तो खिंच भी जाए। खींचे मतलब अपन इसको फंसा रहे हैं, फैला रहे हैं तारों को एक खंभे से दूसरे खंभे पर या कहीं भी, तो वो आसानी से फैल सकें, चदरा बना सकें उसकी। तो क्या चालक तार खींचने योग्य एवं चद्र बनाने योग्य होना चाहिए। चद्र जो लोहे की चद्र वगैरह होती हैं, चद्र होती है वो, चद्र बनाने योग्य हो, बनाने योग्य हो। चालक की खिंचाव क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी इसके अंदर आता है। चालक की खिंचाव क्षमता अच्छी होनी चाहिए। चालक की खिंचाव क्षमता अच्छी होनी चाहिए। तो चालक की जो खिंचाव क्षमता है उसको खींचने में कोई दिक्कत ना आए, चालक की खिंचाव क्षमता अच्छी होनी चाहिए। चालक का पदार्थ जिसके आप चालक तार बना रहे हैं, उस पदार्थ के वो नरम होना चाहिए। तो चालक का पदार्थ कैसा होना चाहिए? नरम होना चाहिए। चालक का पदार्थ नरम होना चाहिए। ये कुछ विशेषता है चालक की, कि अच्छे चालक की विशेषता क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर। तो चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम एवं सुचालकता बहुत अधिक होनी चाहिए। पूछा जाए कि चालक की प्रतिरोधकता कैसी होनी चाहिए, तो आप आंसर ये देना है कि चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम होनी चाहिए और सुचालकता उसकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो धारा वहन करने की क्षमता है, लाइट अच्छी जानी चाहिए। चालक ऐसा हो कि इसके जोड़ों की सोल्डरिंग आसानी से की जा सके। मतलब दो चालक हैं तो अपन उसको ज्वाइंट कर रहे हैं, तो उसकी सोल्डरिंग कर रहे हैं टाके के द्वारा, काइया के सोल्डर आयरन के द्वारा, तो वो जोड़ों की सोल्डरिंग आसानी से
की जा सके। चालक तार खींचने योग्य एवं चदरा बनाने योग्य होना चाहिए। चालक की खिंचाव क्षमता अच्छी होनी चाहिए। चालक का पदार्थ जो है नरम होना चाहिए। अब आते हैं अपन, अब चालक कौन कौन सी चीजें होती है, अब एक एक करके अपन पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाएंगे। जितने भी चालक हैं अपन उनको पढ़ेंगे, जितने भी फिर को चालक हैं उनको पढ़ेंगे, जितने भी अर्धचालक हैं उनको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चालक पदार्थ है, या फिर ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा चालक पदार्थ नहीं है, कौन सा अर्धचालक है। तो आपको सभी चालकों के नाम याद होना चाहिए, और जितने भी चालक हैं उनके नाम याद होना चाहिए, जितने भी कुचालक हैं, इंसुलेटर हैं, उनके नाम याद होना चाहिए, जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक हैं, तो उनकी नाम याद होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे चांदी, मतलब चालकों के प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे चालकों के प्रकार। के प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ कंडक्टर। टाइप ऑफ कंडक्टर, टाइप ऑफ कंडक्टर। जितने भी प्रकार के चालक होंगे, वैसे अब टाइप ऑफ कंडक्टर में अपन सबसे पहले कंडक्टर यानी कि चालकों के प्रकार, चालक कौन कौन से, तो सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, तो ये सब चीज़ें के बारे में अपन एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से अपन अध्ययन करेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। तो वैसे तो पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आपको चांदी बेस्ट ऑप्शन है, चांदी अच्छा माना जाता है। वैसे तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक सोना होता है, जिसकी चालकता 99% होती है, लेकिन क्या है कि इसका इलेक्ट्रिकल में यूज़ नहीं होता है, ना कि बराबर बाई चांस ही कहीं यूज़ करते, तो इसके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे चांदी। यहाँ से चांदी के बारे में अपन पढ़ेंगे कि चांदी क्या है। यहाँ से चांदी जिसको बोलते हैं सिल्वर, चांदी क्या होती है, चांदी के बारे में पढ़ेंगे। तो यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, और चांदी के अंदर इस पूछा जाता है कि चांदी की चालकता कितने परसेंट होती है, तो चांदी की चालकता होती है 98%, यानी कि चांदी की जो चालकता होती है वो 98% होती है, और जो 2% जो है वो करंट को खुद एब्जॉर्ब करता है, खुद पीता है। ऐसा कोई चालक नहीं है कि जो 100 में से 100% उसकी चालकता 100 में से 100% करंट को फ्लो कर सके, तो ऐसा कोई चालक नहीं है। तो ऐसा चालक एक तो सोना है जो 1% पीता है और 99% को फ्लो कर देता है। लेकिन अपन क्या है कि
इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में अपन कहीं सोने के तार तो फैला नहीं सकते, फैलाएंगे तो वो तो वैसे तोड़ ले जाएंगे लोग। तो चांदी है तो चांदी का भी इस्तेमाल कुछ लिमिटेड जगह है, इसका इस्तेमाल करते हैं जनरेटिंग स्टेशन का, जहाँ लाइट बनती है विद्युत उत्पादन केंद्र पर, वहाँ पर चांदी का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे हैं कि जो कनेक्टिंग पॉइंट वगैरह हैं, कनेक्शन वगैरह करने में वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टर्स वगैरह में जो कनेक्शन वगैरह करते हैं, संयोजक बिंदु कनेक्शन पॉइंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से चांदी के बारे में बात करें तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सबसे पहले तो यही बात आएगा पेपर में, आपको ऑप्शन में देगा वो निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो आपको ऑप्शन में देगा चांदी, ए में देगा चांदी, बी में देगा एल्यूमिनियम, सी में देगा कॉपर, डी में दे देगा निम्नलिखित में से सभी। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि चांदी सबसे अच्छा चालक है। तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्रम बाई क्रम पढ़ाऊंगा। चांदी के बाद फिर उससे फिर चालकता किसकी है, फिर उससे फिर वो किसकी है। तो सबसे पहले अपन चांदी की पढ़ेंगे। तो ये है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अब इसके अंदर ये डीपली क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन ये बनाएगा वो कि निम्नलिखित में से चांदी की चालकता होती है 60%, 70%, 100%, 99% या 98%। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑप्शन में डालेगा वो। तो चांदी की चालकता जो होती है वो 98% होती है, 98%। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि चांदी की चालकता 98% होती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 100% क्यों नहीं होती भाई, इतना तो कोई इंसान भी ईमानदार नहीं होता। किसी को आप पैसे देंगे कि भाई ये 5,000 रुपये ले जाओ, आप कहीं 100 किलोमीटर दूर तक जाना है, तो वो 100-200 रुपये तो खुद ही फिनिश कर देगा अपने खर्चे में। तो वही सिस्टम ऐसा होता है कि ये चालकों का भी सिस्टम ये रहता है कि कोई भी चालक हो तो उसकी चालकता कुछ ना कुछ कम होती है। अब ये 98% इसकी है, ये 2% खुद ही एडजस्ट करता है, खुद पी जाता है। तुमने खुद अपने खेतों पर कुएं में एक देखा होगा कोयल पसार के, जो ट्रांसफार्मर, जहाँ पावर हाउस ट्रांसफार्मर डीपी रखी रहती है, उसके पास वाले कुएं की मोटर अच्छी चलती है, थोड़ा दूर रहता है 1500 मीटर या 500 मीटर या 1 किलोमीटर की समथिंग, तो वहाँ पर थोड़ी उसको वोल्टेज कम मिलता है। क्या होता है, क्योंकि वो तार पसार के ले जाते हैं, कॉइल पसार के ले जाते हैं, वो कॉइल खुद पी जाता है उसने तार को। इसलिए चांदी की चालकता 98% होती है। अब पूछा जाता है कि चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, तो चालकता उसकी 98% है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी कम ही होगा। तो यहाँ से चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध होगा, उसका प्रतिरोध इसमें एक तरह से चांदी का जो प्रतिरोध होता है कैसा होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अब चांदी का जो विशेष प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, क्योंकि 98% करंट फ्लो कर रहा है वो, तो 2% कम है उसके हिसाब से, तो चांदी का विशेष प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध वैल्यू पूछ लेता है कि वो कितनी होती है। तो चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है कि 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर इसका प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसकी प्रतिरोधकता, चांदी की प्रतिरोधकता
4 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और जो 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर ये जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। जैसे रूम टेम्परेचर होता है कि नॉर्मल रूम का टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, 20-26 जो भी होता है, लेकिन मैंने तो 20 लेके चलते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल में। नॉर्मल कि नॉर्मल जो पूछ लिया सामान्य कमरे का तापक्रम पर चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, या फिर पूछ लेगा कि चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ना कि बराबर, मतलब बहुत कम होता है। और तापक्रम पर पूछ ले कि 20 डिग्री सेल्सियस पर चांदी का प्रतिरोध कितना होता है, तो आपको वही लगाना पड़ेगा -1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ये आएगा ऑप्शन में। चांदी का प्रतिरोध कितना होता है, तो 1.6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर चांदी की इतनी अच्छी क्वालिटी है तो फिर इसका इस्तेमाल अपन बाहर क्यों नहीं कर सकते, जो लाइन वगैरह में फैला तार वगैरह जो कॉइल वगैरह ओवर हेड लाइनों में जो वहाँ पे नहीं कर सकते इस चीज़ का, मर जाएगी कंप्लीट, डूब में चली जाएगी। तो इसलिए महंगी होने के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में सीमित समय मतलब सीमित ही करते हैं, लिमिटेड करते हैं। तो यहाँ से महंगी होने के कारण इसका विद्युतीय महंगी होने के कारण इसका विद्युतीय कार्यों में प्रयोग सीमित है। तो यहाँ से चांदी के बारे में आपको मैंने बता दिया। आपको याद क्या क्या रखना है कि चांदी की चालकता कितनी होती है, 98%। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध पूछे कम होता है, ऑप्शन में देगा चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध होता है निम्न, मध्यम, उच्च। तो निम्न मतलब बहुत कम, ये चीज आपको याद रखना है। अब आता है कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, जे 20 डिग्री जो होता है नॉर्मल कमरे का तापमान इतना रहता है बेसिकली। तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, तो यहाँ से ये चीज आपको बताना है 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ये चीज आपको याद रखना है। महंगी होने के कारण विद्युतीय कार्यों में चांदी का इसका प्रयोग सीमित है, लिमिटेड है। कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो मैं अभी लिखवा रहा हूँ इसको। इसके बारे में थोड़ा जगह कम बचा है तो थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ मैं,
एक दो पॉइंट। अब आता है कि चांदी का रंग कैसा होता है, तो सफेद चमकीला। यहां से चांदी का रंग सफेद चमकीला होता है। ये चीज याद रखना है, चांदी का रंग सफेद चमकीला होता है। चांदी का रंग कैसा होता है, सफेद चमकीला। अब यहां से अगर क्वेश्चन और क्या बना सकता है, चांदी में से सिल्वर जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो उसमें से क्वेश्चन ये बना सकता है कि चांदी का जो सिल्वर होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो चांदी का जो परमाणु क्रमांक होता है 47 होता है, 47। तो चांदी का परमाणु क्रमांक यहां से चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। भूल जाओ तो अच्छी बात है, नहीं भूलो तो और अच्छी बात है। तो चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47। और थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूँ याद के लिए, कि लड़कियाँ चांदी पहने तो अच्छी लगती हैं। तो लड़कियों से एक तुमने गाना सुना होगा 47 बेड कुड़ी दा, तो उस हिसाब से आप याद कर लेना इस चीज़ को कि चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। और इसको चांदी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से इसको Ag से प्रदर्शित करते हैं। आ जाता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कि चांदी को किससे प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप। ऑप्शन में डाल दिया AU, AG, CU, AL। तो आपको पता होना चाहिए एवं चांदी को AG से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज चांदी को कैसे प्रदर्शित करते हैं, Ag से प्रदर्शित करते हैं। अब चांदी का जो अपन उपयोग पढ़ेंगे, तो इसका उपयोग करेंगे जहाँ पर लाइट वगैरह बनती है, वहाँ पर रिले वगैरह बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अंदर ट्रांसफार्मर का जो पावर हाउस रहता है GSS फर्स्ट, तो वहाँ पर चांदी का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, रिले, स्टार्टर्स, जो कुएं वाले स्टार्टर नहीं है, ट्रांसफार्मर वाले स्टार्टर्स, वहाँ पे कनेक्शन बिंदु, यहाँ से संयोजक बिंदु बोल देते कर देते हैं, संयोजक बिंदु इंग्लिश में लिख देता हूँ कनेक्ट पॉइंट, कनेक्ट पॉइंट बनाने में। मतलब कनेक्ट पॉइंट बनाने में।
तो इसमें से खास चीज तो ये है कि चांदी की चालकता पूछा जाए कि आपको ऑप्शन में दे चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आपको चांदी बताना है। चांदी की चालकता पूछी जाए तो 98% है। और चांदी का की जो विशिष्ट प्रतिरोध है 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ये कितने नॉर्मल रूम के टेम्परेचर पर होता है। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद में आता है तांबा, कॉपर। तो कॉपर के बारे में एक तो ये चांदी हो गया। अब दूसरे नंबर पर आता है तांबा, जिसको बोलते हैं कॉपर। कॉपर के बारे में अपन एक एक चीज का अध्ययन करेंगे, नोट्स बनाते जाना। आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, पार्ट 3 पढ़ेंगे, फिर पार्ट 4 पढ़ेंगे अपन। यहाँ से चालकों के प्रकार, सॉरी वो यहाँ से पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे पहले डंडा नहीं लगा पाया था मैं, वो इस तरीके से चालकों के प्रकार, पहले मैंने ये डंडा नहीं लगाया था, यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाया था। तो चालक ओके, इतना सो आप समझदार हो, खुद कर सकते हो इस चीज को। अब आता है दूसरा तांबा, जिसको बोलते हैं कॉपर। तांबा जिसको क्या बोलते हैं, कॉपर। कॉपर। अब पूछा जाए कि चांदी के बाद विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी के बाद दूसरा विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक है तांबा। चांदी के बाद विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक है तांबा। और इसकी चालकता अगर पूछी जाए कि तांबे की जो चालकता होती है वो कितनी होती है, तो चांदी के बाद जो तांबा है इसकी चालकता होती है 90%, 90% इसकी चालकता होती है। और इसका विशिष्ट प्रतिरोध 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। और जो 1.7 होता है ना, वो रूम के नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम का नॉर्मल टेम्परेचर मैंने आपको बताया था 20 डिग्री जो रूम का टेम्परेचर आया, तो वो स्पेशली नाम देके पूछ ले कि 20 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, तो 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, या इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो चांदी के बाद विद्युत का दूसरा अच्छा चालक तांबा होता है। इसकी चालकता की बात करें तो इसकी चालकता मतलब कंडक्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी चालकता 90% होती है। तो चांदी की चालकता कितनी होती, वो सॉरी इसकी चालकता मतलब तांबे की चालकता कितनी होती है, 90% होती है। 90% होती है। अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध पूछ ले, इसका विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर
सेंटीमीटर होती है। इसका प्रतिशत प्रतिरोध माइनस 1.6 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माइक्रो, एक काम करो बता लो वैसे 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, जैसे मैंने चांदी का लगवाया था ना 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, इस तरीके से इसको लोग 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर हिंदी में लिख लो। अब एग्जाम में पूछा जाए कि इसका कॉपर का गलनांक कितना होता है, कॉपर का गलनांक, तो कॉपर का जो गलनांक होता है वो 1085 होता है। 1085 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तांबा क्या होता है, पिघलने लगता है, गलने लगता है। तो इसका गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस गलनांक, इसका गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट है। पूछा जाएगा कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्ट मतलब पिघलना, गलना, मेल्ट मतलब क्या होता है, पिघलना, मेल्ट मतलब पिघलना या गलना, बात एक ही होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु, हिंदी में पूछ रहे कि तांबे का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो 1085 डिग्री सेल्सियस। इंग्लिश में पूछा जाए कि तांबे का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका परमाणु क्रमांक पूछ ले, तो इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। एवं इसको Cu, यहाँ से Cu से प्रदर्शित करते, इसको कैसे Cu से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से इसमें से आपको याद क्या रखना है कि चांदी के बाद विद्युत का दूसरा अच्छा चालक कौन सा है, तांबा, ये चीज आपको याद रखना है यहाँ से। और तांबे की जो चालकता होती है वो कितनी होती है, 90%। इसका विशिष्ट प्रतिरोध की बात ये याद रखना है आपको, माइनस नहीं है, यहाँ से 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। फिर इसका गलनांक, किसका, कॉपर का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, तो 1085 डिग्री सेल्सियस, ये चीज याद रखना है। और ये इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाता है कि कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑप्शन में डाल देगा 29, 13, 14, तो 14 सिलिकॉन का होता है, 13 एल्यूमिनियम का होता है, जर्मेनियम का 32 होता है। तो इस तरीके से सबका ये परमाणु क्रमांक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है इसका। तो ये चीज आपको याद रखना है दिमाग में। तो यहाँ से अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इस चीज का यूज अपन पढ़ते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। तो इसका इस्तेमाल अपन कहाँ करेंगे, तो चांदी के बाद दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा है, कॉपर या तांबा, बात एक ही है। तो उपयोग कहाँ करेंगे इसका कॉपर का उपयोग कहाँ करेंगे, इसका उपयोग लिख लो, इसका यूज अपन करते हैं वैद्युत तार, इसका यूज करेंगे अपन वैद्युत तार, केबल, अर्थिंग इलेक्ट्रोड, बस बार के निर्माण में, मतलब जो वायरिंग वगैरह है, मोटर
की जो रिवाइंडिंग करते हैं, मोटर की वाइंडिंग करते हैं, मोटर वाइंडिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसका। हाँ, एक चीज़ और मैं इसको बताने भूल गया कि अगर इसका रंग पूछ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे का रंग लिख लो यहाँ पर। इसका रंग कैसा होता है? तो तांबे का रंग, यहाँ से तांबे का रंग लिख लो यहाँ पे, लाल भूरा, इस तरीके से लिख लो। इसका रंग लाल भूरा या मटमैला लाल, या मटमैला लाल, ये आएगा लाल भूरा या मटमैला लाल। बात ये की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबे का रंग पूछ लेता है। अब बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ करेंगे अपन। उपयोग, तो इसका उपयोग करेंगे इसका यूज होगा अपन यूज का बात करें तो इसका यूज होता है वैद्युतिक तार, मतलब इलेक्ट्रिक के जो वायर बनते हैं उसमें। वैद्युतिक तार मतलब लाइट के तारों वगैरह में, केबल, यहाँ से केबल में अर्थ का जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है ना, वो अर्थिंग के लिए अपन जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं वो कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जीआई पाइप का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड में, अर्थिंग इलेक्ट्रोड, बस बार में, बस बार के निर्माण में, मोटर बाइंडिंग में, मोटर बाइंडिंग में। मोटर कौन सी? सीलिंग फैन, छत का पंखा होता है, कुएं की मोटर होती है जो कॉपर से भरी जाती है, जो छत का पंखा, सीलिंग फैन होता है, कूलर की मोटर होती है। बाइंडिंग मतलब उसको तार भरने में, तो मोटर बाइंडिंग में। वैद्युतिक तार मतलब जो इलेक्ट्रिशियन के जो तार वगैरह उस पर है, कुछ केबल्स वगैरह, अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो जमीन के अंदर अपन अर्थिंग करते हैं, तो उसके अंदर अर्थिंग इलेक्ट्रोड में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ इसका इस्तेमाल जरूर ध्यान देना कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल अर्थिंग इलेक्ट्रोड में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे अर्थिंग इलेक्ट्रोड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो मोटर की जो बाइंडिंग होती है, यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल, सीलिंग फैन वगैरह हुआ, छत का पंखा है इसमें होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट। अब इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में अपन एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे पूरा, और पीतल के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद यहाँ पे लोहा वगैरह होता है, जीआई पाइप होता है, उसके बारे में अपन एक आगे बढ़ते जाएगा। पार्ट 2 इसका अपन फिर से पढ़ेंगे। पार्ट 2 का जो अभी आज अपन ने पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और इसको जाना अपने स्टूडेंटों को शेयर करें। यूट्यूब पर लाइव अपना चैनल नहीं आ पा रहा है क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज पहली क्लास थी ऑनलाइन का, तो कोशिश की कि अच्छे से अच्छे करूँ, लेकिन अब कुछ आगे के लिए अपन जो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें कुछ अच्छा और कोशिश करेंगे। कुछ कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी डाउन है, और कल से इसका मैथमेटिक्स का अपन पार्ट बाय पार्ट से मैथ भी कवर करेंगे। मैथ का
चैप्टर बाय चैप्टर अपन इसी तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में अपन मैथ स्टार्ट करते जाएंगे। लॉकडाउन में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट लॉकडाउन में शांति सो रहे होंगे, बैठे होंगे, तो इसमें लॉकडाउन में अपन जाना कवर करेंगे। तो मैथ का स्टार्टिंग करेंगे, साथ में रीजनिंग को भी लेके चलेंगे। ये तो अपना ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चलता रहेगा कंटिन्यू, साथ में एक चैप्टर मैथ का एक चैप्टर रीजनिंग का अपन कंटिन्यू बना रहेंगे, पार्ट बाय पार्ट में उसको अपन कंप्लीट करेंगे। थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम साइंस स्टार्ट करेंगे, जो वर्कशॉप के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, कंपटीशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। मैथमेटिक्स और साइंस अपना चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।